नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आज से मैं डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी के जो एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, 2026 में होंगे, उनके लिए एक पीवाईक्यूज़ सीरीज़ लेकर के आया हूँ। ये जो पीवाईक्यू सीरीज़ है, यकीन मानिए आपकी तैयारी को इतना बूस्ट कर देगी कि आप खुद हैरान हो जाएँगे। अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने जो 2025 में जो एग्ज़ाम हुए थे, डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी के, उनमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने चीज़ों को समझा है, एनालिसिस किया है कि जो डीएसएसबी है, अ, डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी को लेकर के जो क्वेश्चंस बनाता है, वो कहाँ से बनाता है, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं। उन सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था, ठीक है? तो सबसे पहले ना मैं हम अब एक चीज़ को जान लेते हैं कि पीवाईक्यूज़ ही क्यों? देखिए, पीवाईक्यूज़ क्या होता है? अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जानना है, किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से कवर करना है या उसको अ, एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा पूरा डिटेल में देखना है, तो आप उसके पीवाईक्यूज़ को देखिए। पीवाईक्यूज़ में ये पता चलता है कि जो कमीशन है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एसएससी हो, डीएसएसबी हो या कुछ और हो, इससे ये पता चलता है कि जो क्वेश्चंस हैं, उनका लेवल किस तरीके का होता है और जो क्वेश्चंस होता है, वो कहाँ से बनता है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, पीवाईक्यू से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कौन-कौन से हैं, जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक? और जो सिलेबस का जब हम सिलेबस कवर करते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, तो हमें ये पता चलता है कि हमारे सिलेबस का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों? तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ पीवाईक्यू सीरीज़, इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ ताकि आपकी जो तैयारी है, वो बहुत अच्छे लेवल पर हो सके। और मेरा यकीन मानिए, डीएसएसबी में अगर आप देखोगे तो क्या है, हाँ, भले ही अपना डीएसएसबी सिलेबस जारी कर चुका है, टीजीटी एसएसटी का, पॉइंट वाइज चीज़ों को उसने बता दिया है, लेकिन अगर आप 2018 वाला पेपर उठा करके देखोगे या 2021 वाला पेपर उठा करके देखोगे या जो रिसेंटली एग्जाम हुए 2025 में, अगर आप उनको उठा करके देखोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि डीएसएसबी पूछता तो सारे क्वेश्चंस सिलेबस से ही है, लेकिन उन सिलेबस का जो लेवल होता है वो किस तरीके का होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस सीरीज में। अच्छा, इस सीरीज में क्या क्या होगा? इस सीरीज में हम डेली कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिनको हम कवर करेंगे और उन क्वेश्चंस की हम केवल एबीसीडी नहीं बताएंगे। एबीसीडी कहने का मतलब है कि हम केवल उनका आंसर ही नहीं बताएंगे, हम उसके आसपास की जो चीज़ें रहने वाली हैं, उन सभी को कवर करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, तो हम केवल उसके आंसर पर ही नहीं वो डिपेंड करेंगे। हम उसके आसपास की जो चीज़ें रहेंगी और हमसे कहाँ से क्वेश्चंस आगे भी पूछा जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस पीवाई की सीरीज़ में बताऊँगा। ठीक है? डेली आपकी मुश्किल से ये 10 मिनट के आसपास की क्लास रहेगी, ठीक? और यकीन मानना, बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा, हर एक चीज़ को डिटेल में समझाऊँगा और ये इतना हेल्प करेगी आपको टीजीटी एसएसटी में बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को और मैं बताऊँगा आपको किन-किन चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो इस सीरीज़ से जुड़ी हुई वीडियोज़ रहेंगी, वो आपको आसानी से मिल सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था। एक सेकंड, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपका डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी को लेकर के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि तैयारी किस तरीके से करें या कहाँ से करें, कौन-सी बुक पढ़ें, सिलेबस किस तरीके से कवर करना है, तो आप या तो एक चीज़ कीजिए, अपना जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? या आप एक चीज़ कर सकते हैं कि मेरा एक मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7981
थ्री है ये, सॉरी, 401982। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन है इस पर टाइप कीजिए और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ये तो होगी सारी कंप्लीट बात। अब मैं फर्स्ट वीडियो के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं उनके ऊपर बात करता हूँ। देखिए, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है यूनाइटेड नेशन को लेकर के। अब लिखा हुआ तो ये क्वेश्चन है, लेकिन जो पीवाई क्विज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या है। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर बार आप 2018 वाले पेपर उठा करके देख लेना, मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, तो आप किसी ना किसी शिफ्ट में यूनाइटेड नेशन से जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे आप 2021 वाला उठाना या 2024 की जो वैकेंसीज आई हैं उनको उठा करके देख लेना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और उसके बाद में जो बात करने वाला हूँ वो रहेगी आपकी, एक बामसेफ नाम का संगठन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके टीजीटी एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहीं पर देखें तो कुछ स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा, ये किसके द्वारा दी गई थी, कब दी गई थी, कहाँ दी गई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो यूनाइटेड नेशन के बारे में है। यूनाइटेड नेशन है क्या? जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है, यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसकी स्थापना, एक सेकेंड, इसकी जो स्थापना हुई थी वो विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई थी। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। अच्छा, इसमें मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो हमारा 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ठीक है, तो इसी के दौरान, यानी कि 1945 को ये खत्म हो गया था, उसी दौरान हमारे यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, ताकि भविष्य में ऐसा कोई विनाशकारी युद्ध ना हो, इस वजह से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अगर हम वर्तमान में बात करें तो इसमें कितने कंट्रीज हैं जो मेंबरशिप ले रखे हैं इसकी, वो हैं 193। कितने हैं? 193 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना और इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, जिसे राष्ट्र संघ कहा जाता है। अच्छा, इन दोनों शब्द में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एक तो था राष्ट्र संघ, एक सेकेंड बता देता हूँ, एक तो था राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, जो 1914 से लेकर के 18 तक चला था। ठीक है, राष्ट्र संघ। ठीक, ये कब बना था? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या है? यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये कब बना था? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, यानी कि 1945 में, जिसके बारे में मैं अब बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी स्थापना क्यों हुई थी इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बना था, लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशन था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में विफल रहा था, यानी कि असफल रहा था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से नहीं रोक पाया था। ठीक, इसके बाद जो वैश्विक नेताओं ने एक मजबूत संगठन की आवश्यकता महसूस की, जैसा कि बनाया गया था 1945 में। कौन सा? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना थी वो 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करके की थी। अच्छा, कब की थी? 26 जून ऑफ 1945 को इसके चार्टर पर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तभी से इसकी स्थापना मानी जाती है। ठीक, इसकी ऑफिशियल डेट तो आगे बताऊंगा क्या है, लेकिन आपसे ना एक चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है। आप 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया था कि जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन था, ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है स्क्रीन पर, सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन था वो कब से कब तक चला था? एक सेकेंड, वो कब से कब तक चला था? ये चला था 25 ऑफ अप्रैल, मतलब 25 अप्रैल 1945 से लेकर के 26 जून 1945 तक ये सम्मेलन चला था, जिसमें किस चीज़ के ऊपर चर्चा होती थी? यूनाइटेड नेशन के ऊपर। और 26 जून 1945 को इस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। किस दिन को? 26 जून 1945 को। ये पूछा जाता है कि 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो आपका आंसर होगा 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे।
ठीक, वहीं पर हम बात करें, एक और देश था जो 51वां देश बना था, जो 1945 में ही शामिल हुआ था यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, वो कौन सा देश था? वो था पोलैंड। कौन सा था? पोलैंड। ठीक है, इसने कब हस्ताक्षर किए थे? इसने किए थे 15 अक्टूबर को। कब किए थे? 15 अक्टूबर 1945 को साइन करने वाला, यानी कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर साइन करने वाला ये 51वां देश बन गया था पोलैंड। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि 51वां देश कौन सा था जिसने साइन किए थे यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर। ठीक, अब एक जो ऑफिशियली ये जो अस्तित्व में आया था यूनाइटेड नेशन, वो आया था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और आया था जब चार्टर को चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं देशों द्वारा इसे रेटिफाई किया गया था। ठीक, 24 अक्टूबर को हर साल यूएन डे के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक, अच्छा, इसकी स्थापना के रूप में यही क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, साइन करने की अगर बात पूछे तो आपका साइन करने के ऊपर बात, मतलब क्वेश्चन क्या रहेगा, कब साइन किए गए थे 50 देशों के द्वारा? तो 26 जून 1945 को इस पर साइन किए गए थे यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर। ठीक है, उसके बाद इसके उद्देश्यों और अगर हम कार्यों की बात करें, सबसे पहले जाने थे इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके उद्देश्य और कार्य की बात करें तो इसका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और मानव अधिकारों की रक्षा करना और मानवीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, इनको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको जो इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ की जो लिंक है। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हालांकि मैं बाकी का कवर करूँगा सारा। और क्या है? सतत विकास को बढ़ावा देना, जैसे गरीबी, भुखमरी, बीमारी और निरक्षरता को खत्म करने के लिए काम करना और एसडीजीज को प्राप्त करने में मदद करना। एसडीजीज क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ठीक है, जिनकी संख्या है कितनी? 17 है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया यूनाइटेड नेशन के बारे में। इसकी ना कुछ संस्थाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। अगर यूनाइटेड नेशन के बारे में क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से 99.99% चांसेस है कि यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। इसकी संस्थाएं कितनी हैं? इनकी संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, संस्थाएं लिख करके आ सकता है या अंग भी आ सकता है लिखा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं, तो आप बताओगे 6 अंग है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है महासभा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें कुल कितने सदस्य देश शामिल है? 193 सदस्य देश शामिल है, और उनमें मतलब इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हर एक मेंबर कंट्री के पास एक समान वोट होता है, मतलब एक एक कंट्री के पास एक एक वोट है। जितने भी 193 देश है उन सभी के पास एक वोट होता है। ठीक है, एक तो अंग हो गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक, उसके बाद दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जिसे सुरक्षा परिषद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी जो होती है वो होती है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसके 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 तो स्थायी हैं। स्थायी मतलब ये बने ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। मतलब अमेरिका, रूस, चीन, यूके, फ्रांस और फ्रांस, मतलब ये 5 जो हैं, अमेरिका, रूस, चीन, यूके और फ्रांस जो हैं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य हैं। और जो 10 होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि वो हर, मतलब आई थिंक ये चेंज होते रहते हैं 2 साल के पीरियड में। ठीक है, उसके बाद ये हो गए 2 अंग। तीसरा अंग है हमारा इकोसॉक, जिसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी कहा जाता है। यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर नीति समीक्षा और संवाद के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, एक है सेक्रेटरियाट। ये जो चौथा अंग है वो है हमारा सचिवालय, जैसे हिंदी में बोलेंगे। ये जो सचिवालय है वो क्या करता है? ये यूनाइटेड नेशन के दिन प्रतिदिन के कार्यों को संभालता है, और इसका जो नेतृत्व है वो सेक्रेटरी जनरल करता है, जिसे महासचिव भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, जो 5वां अंग है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैग, नीदरलैंड में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो केसेस में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो यूनाइटेड नेशन के जो अंग हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो आईसीजे है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के हैग में है। ठीक है,
अब जो छठा है हमारा वो है अंग, छठा अंग जो है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, हमारा नहीं मतलब यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, जिसे न्यास परिषद भी कहा जाता है, ठीक है। ये कुल 6 अंग है, कौन कौन से हैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। एक तो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है सेक्रेटरियाट, और जो फिफ्थ है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और जो छठा है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल या जिसे न्यास परिषद भी कहा जाता है। अब भारत के संदर्भ में जान लेते हैं ये क्या क्या, अच्छा ये इन 6 के 6 अंगों के नाम आपको पता होने चाहिए, और साथ ही साथ आप आईसीजे का जो हेडक्वार्टर है वो याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस 2021 वाली शिफ्ट में, 2018 वाली शिफ्ट में और 2025 वाली शिफ्ट में भी पूछा गया है, शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन की बात करें तो जो भारत था वो यूनाइटेड नेशन का एक संस्थापक सदस्य था, मतलब इसकी स्थापना में भी वो शामिल था। कौन? भारत हमारा, ठीक है। बात करें हम, ये शामिल कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र में? ये शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। कब इसने रेटिफाई किया था? 30 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, यह सदस्यता भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले ही मिल गई थी, लेकिन भारत ने हमेशा यूएन चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का दृढ़ता से समर्थन किया है, ठीक। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, देख लेते हैं, मतलब ये कंप्लीट हो गया। यूनाइटेड नेशन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बामसेफ। बामसेफ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे इंडिया का ही ऑर्गेनाइजेशन है, SC ST OBC के लिए। जान लेते हैं, सबसे पहले इसके देख लेते हैं कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, किसके द्वारा बनाया गया था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए, बामसेफ नाम का एक संगठन है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1973 में हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी? मान्यवर कांसीराम और DK खारपड़े के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना को लेकर के अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। या तो आपसे जो मेन व्यक्ति थे वो थे मान्यवर कांशीराम, और आप अच्छा ये मान्यवर कांशीराम भी दे सकता है, और साथ के साथ इसके साथ DK खारपड़े भी दे सकता है, या अकेले मान्यवर कांशीराम भी आपको आंसर या ऑप्शंस में देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर गौर कर रहे होंगे आप कि 1973 और 1978, अच्छा इसकी जो स्थापना थी वो 1973 में ही हो गई थी, लेकिन इसको जो ऑफिशियली जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1978 में हुआ था, और इसकी डेट की अगर बात करें तो वो 6 दिसंबर को, ठीक है। वहीं पर बात करें इसकी सदस्यता की, तो यह मुख्य रूप से SC ST और OBC और जो धर्मांतरित अल्पसंख्यक होते हैं उनके जो शिक्षित सरकारी कर्मचारी हैं, ये उनका संगठन है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक। उसके बाद हम बात करें इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य, बामसेफ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य या उद्देश्य हम बोले तो शोषित और जो उत्पीड़ित समुदायों के बीच जागरूकता फैलाना, उन्हें संगठित करना और सामाजिक परिवर्तन लाना है, ठीक है। इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो हैं महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं और जो दर्शन है उनको ये अपना आदर्श मानता है, ये जो संगठन है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो है सामाजिक न्याय और समानता, समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के मूल्यों पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना, ठीक है। जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाना, ये इसका काम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ये आप पढ़ ही सकते हैं, देख सकते हैं, और अच्छा बता ही देता हूँ क्या है चीज़ें। व्यवस्था परिवर्तन, कल्याणकारी कार्यों के बजाय संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना इसका मुख्य लक्ष्य है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, एडुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एगिटेट, ये किसका विचार है? डॉक्टर अंबेडकर का, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस चेतना पर काम करता है, ये किस राजनीतिक चेतना पर काम करता है, ये जो संगठन है कौन सा? बामसेफ, ठीक है। तो इस मूल मंत्र का पालन करते हुए बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना फैलाने का काम करता है। अच्छा एक चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुजन समाज के लिए एक थिंक टैंक या टैलेंट बैंक या फाइनेंशियल बैंक के रूप में काम करता है, क्या? बामसेफ, ठीक है। ये हो गया बामसेफ संगठन। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक स्टेटमेंट दी गई है
ये स्टेटमेंट पूछी गई थी 2021 में, 2021 वाले आई थिंक 9 अक्टूबर 2021 वाले पेपर में पूछा गया था ये शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये स्टेटमेंट क्या थी, ये किसने कहा था कि हम समुद्रों और महासागरों पर लड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट दी गई थी विंस्टन चर्चिल के द्वारा। अब ये विंस्टन चर्चिल कौन थे? ये थे अ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पीएम रहे थे, कहाँ के? यूनाइटेड किंगडम के। कहाँ के? यूनाइटेड किंगडम के पीएम रहे थे कौन? विंस्टन चर्चिल। और उन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी कि हम समुद्रों और महासागरों में लड़ेंगे। क्यों दी गई थी? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या था, जो जर्मनी था वो 1939, 1940 और 1941 में अपनी चरम सीमा पर था। तो मतलब चरम सीमा पर कहने का मतलब है कि उस समय पर 1939, 40 और 41 वाली जो साल रहे थे उनमें जर्मनी बहुत ज़्यादा मजबूती की स्थिति में था, अगर हम बात करें मित्र राष्ट्रों से, अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विंस्टन चर्चिल ने, क्योंकि वो मित्र राष्ट्रों में शामिल थे, कौन? विंस्टन चर्चिल, क्योंकि ब्रिटेन ब्रिटेन किसकी तरफ से लड़ रहा था? मित्र राष्ट्रों की तरफ से। तो उनके द्वारा ये भाषण दिया गया था 4 जून 1940 को ब्रिटिश संसद में कि हम समुद्रों और महासागरों में लड़ेंगे। ये एक बड़ी सी स्टेटमेंट है, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के आक्रमणों के सामने ब्रिटिश लोगों के दृढ़ संकल्प और मनोबल को बढ़ाना था। मतलब ब्रिटिश लोगों के दृढ़ संकल्प या उनकी सेना के दृढ़ संकल्प और मनोबल को बढ़ाना था इस स्टेटमेंट का जो उद्देश्य था, या इस भाषण का जो उद्देश्य था विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो दिया गया था, ब्रिटिश सेना के मनोबल को बढ़ाना। ठीक है, कब दी गई थी ये स्टेटमेंट? 4 जून 1940 को। किसके द्वारा दी गई थी? प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के। ठीक है, और जो ब्रिटेन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस खेमे में शामिल था? ये था मित्र राष्ट्र। ठीक है ना, ये याद रहेगा। सही है। अब वहीं पर बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एक और स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट में कहा गया था कि भारत में जिन लोगों का अधिकार है वो केवल अंग्रेज हैं। ये किसके द्वारा, कब और किस संदर्भ में कहा गया था? ये कहा कब गया था? यह भावना 1883, 1884 के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद के चरम पर व्यक्त की गई थी। यानी कि ये इल्बर्ट बिल विवाद के समय पर ये कथन कहा गया था, या ये कथन व्यक्त किया गया था कि भारत में जिन लोगों का अधिकार है वो केवल अंग्रेज हैं। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट थी किसी पर्टिकुलर अंग्रेज या किसी पर्टिकुलर ब्रिटिश व्यक्ति के द्वारा नहीं दी गई थी, ये उनकी राजनीति में छलकती थी या फिर उनके विचारों में छलकती थी, ओवरऑल अंग्रेजों की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अच्छा अच्छा, देख लेते हैं है क्या। इस बयान का जो मूल कारण था, क्या था? इस बयान का जो मूल कारण था वो था इल्बर्ट बिल, यानी कि इल्बर्ट बिल जो 1883 में आया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? ये उस समय के वायसरॉय रहे लॉर्ड रिपन, उनकी सरकार ने 1883 में इस बिल को पेश किया था। इस बिल का उद्देश्य क्या था? इस बिल का उद्देश्य था न्यायिक प्रणाली में नस्लीय असमानता को खत्म करना था। उस समय किसी भी भारतीय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को किसी यूरोपीय ब्रिटिश नागरिक के मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार नहीं था, भले ही वह भारतीय न्यायाधीश कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो। ठीक है, समझ गए कहना क्या चाह रहा है ये? उस समय पर क्या था कि जो ब्रिटिश जो जजेस थे और जो भारतीय जो जजेस थे, भारतीय जजेस को ब्रिटिश नागरिकों का, या ब्रिटिश नागरिक नहीं सॉरी, जो जो भारत में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों का उन उन उनसे रिलेटेड जो भी मुकदमा था उनको सुनने का अधिकार नहीं था भारतीय जजेस के पास। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर के, या इसी असमानता या इसी नस्लीय असमानता को खत्म करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा पेश किया गया था, 1883 में पेश किया गया था। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें, इसमें समानता का प्रस्ताव रखा गया था इस बिल में। इस बिल ने प्रस्तावित किया कि भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार होना चाहिए। ये इस बिल में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1883 का जो इल्बर्ट बिल विवाद था वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? ये जुड़ा हुआ था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं उनको भी यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार होना चाहिए। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो मेन जो चीज़ थी इल्बर्ट बिल में वो यही थी। ठीक, उसके बाद हम बात करें जो ब्रिटिश समुदाय का तीव्र विरोध। इस बिल ने भारत में रहने वाले ब्रिटिश समुदाय को बहुत नाराज कर दिया। उन्होंने इसे अपने विशेषाधिकारों पर हमला माना था।
उनका मानना था कि एक मूल निवासी भारतीय उनके मामलों का फैसला करने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हो सकता। जैसा कि वो मानते ही थे कि हमको ये भी कहा गया था कि जो भारतीय हैं वो अपना संविधान तैयार नहीं कर सकते। हालांकि काफ़ी सारे जो प्रोसेस थे उसके बाद में किए थे, जैसे नेहरू रिपोर्ट वगैरह इसी चीज़ को लेकर के आए थे, तो वो अयोग्य मानते थे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। और जो इससे भी जुड़ा हुआ है, इल्बर्ट बिल से भी, ठीक है। तो ये होगी सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करें, कथन का अर्थ है कि भारत में जिन लोगों का अधिकार है वो केवल अंग्रेज हैं। इस विरोध के दौरान ब्रिटिश समुदाय की भावना को दर्शाता है। मतलब उस समय पर जो ब्रिटिश कम्युनिटी थी हमारे भारत के अंदर, ये उनके विचारों को दर्शाता है, उनकी भावना को दर्शाता है कि वो किस तरीके से हमारे साथ असमानता या नस्लीय भेदभाव कर रहे थे, ठीक है। उनका मानना था कि कानूनी और सामाजिक विशेषाधिकार केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित होने चाहिए और भारतीय नागरिकों के पास अंग्रेजों के बराबर अधिकार नहीं होने चाहिए या नहीं हो सकते, ठीक है। ये उनका मानना था और इसको चुनौती दी गई थी इल्बर्ट बिल के माध्यम से, ठीक है। ये एक पार्ट ही था या एक पहलू था अलग, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस जिनके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से बात की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है या वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली अपडेट्स हैं उनसे आप रूबरू हो सकें, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पर। अच्छा, आज की जो वीडियो रही थोड़ी लंबी रही क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस सीरीज़ के बारे में। आगे जो आने वाली वीडियोस रहेंगी वो अराउंड 10 से 12 मिनट की ही रहेंगी या 10 मिनट से कम की भी होंगी। अगर टॉपिक छोटा होगा तो वो 10 मिनट के आसपास की रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, यही थी हमारी इसकी वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।